हेलो एनिमे लवर्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डैंडेलियन के सीजन 2 के पार्ट 2 को। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोमो की ग्रैंडमा सबके साथ मिलकर इविल आई को शांत करने के लिए मंत्र पढ़ने लगती है, और जैसे ही मंत्र खत्म होता है वो लोग देखते हैं कि क्या इविल आई शांत हुआ है, लेकिन वो देखते हैं कि इन मंत्रों का इविल आई के ऊपर कोई असर नहीं होता है। इस वजह से वो दोबारा से मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और ये प्रोसेस इसी तरह से चलते रहता है, जिसकी वजह से उन लोगों को हार मानकर अपने शहर वापस आना पड़ता है, जहाँ वो लोग मिलकर खाना खा रहे थे। और आयरा इस बात को लेकर गुस्सा हो रहे थे कि उन लोगों ने उसे साथ लेकर नहीं गए, लेकिन इसी वजह से आयरा और मोमो के बीच बहस छिड़ जाती है। तो आयरा कापा से पूछती है कि आखिरकार वो अर्थ पर वापस क्यों आया। तो कापा बोलता है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम लोगों ने मुझे गाय दी, लेकिन उसने वहाँ पर जाकर दूध ही नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और वैसे भी हमारे प्लेनेट में हमें ऑक्सीजन सीधा हमारे लंग्स में ही दिया जाता है, जिसकी वजह से वो गाय मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। क्योंकि मेरे बेटे को मिल्क की सख्त जरूरत थी, इसलिए मुझे अर्थ पर वापस आना पड़ा। और ये बात सुनकर वकारू एक्साइटेड हो जाता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन सीधा उनके लंग्स में भेजा जाता है, जिसकी वजह से वो कापा से सवाल पूछने थे। और इधर ग्रैंडमा मांजिरो से बात कर रहे थे, और ग्रैंडमा को जीजी के लिए बुरा लग रहा था कि वो जीवी को वापस नहीं ला पा रही है। मांजिरो बोलता है कि क्या हम लोग सच में हायाशी को परफॉर्म करके इविल आई को शांत करवा सकते हैं। इविल आई तो दूर की बात है, जीजी की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि हम इसे सेपरेट कर पाएंगे या नहीं। और वैसे भी अगर ये सब शांत हो भी गया तो भी जीजी के ऊपर इसका कोई ना कोई असर जरूर रहेगा। तब यहाँ पर कापा कुछ खाता है, लेकिन अंदर जीजी को वो चीज़ गर्म लगती है, जिसकी वजह से वो मोमो को आवाज़ लगाने लगता है। लेकिन इस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, और उन्हें लग रहा था कि इविल आई जीजी के वॉइस का यूज़ करके उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। इस वजह से सब लोग सीरियस हो जाते हैं, और इधर टर्बो ग्रैनी खाना खाने में ही व्यस्त होते हैं, जिस वजह से जब कापा अपने माथे के सील को हटाता है तो अंदर हमें जीजी दिखाया जाता है, जो मज़े से खाना खा रहा था। और वो रोते हुए सबको बोलता है कि शुक्र है सब लोग ठीक हैं। और वो ग्रैंडमा की भी तारीफ करता है कि वो अभी भी पहले की तरह ही ब्यूटीफुल है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि ये तो पक्का जीजी ही है, क्योंकि ऐसी बातें केवल जीजी ही कर सकता है। तब वो मोमो को ठंडे पानी लाने के लिए बोलते हैं, और वो जैसे ही ठंडे पानी को जीजी के ऊपर फेंकता है वो दोबारा से इविल आई में कन्वर्ट हो जाता है, और इसीलिए वो दोबारा से गर्म पानी को फेंकता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से जीजी में कन्वर्ट हो जाता है। टर्बो ग्रैनी तो अपने खाने में ही व्यस्त होती है। अब सभी लोगों को सारी बातें समझ में आती है, और जीजी यहाँ पर सब लोगों को चिढ़ा रहा होता है, जिसकी वजह से मोमो उसे मारने लगती है। तब ग्रैंडमा तारो से बोलती है कि अब वो 10 बजे से पहले हाना से नहीं मिल सकता है, और वो कारून मोमो और जीजी से भी माफ़ी मांगती है, और बोलती है कि अगर मुझे पता होता कि वहाँ पर इविल आई है तो मैं वहाँ पर पहले आ जाता, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इविल आई के पावर के सामने टिक पाती, क्योंकि इविल आई एक माउंटेन स्पिरिट है जो गॉड के लेवल के पावर रखती है, और अगर वो ऑर्डिनरी ह्यूमन को पोजेस कर ले तो वो ह्यूमन पागल हो जाता है और मर जाता है। इसलिए इविल आई हाई स्पिरिचुअल पावर वाले ह्यूमन को पोजेस करता है, ताकि वो एक पावरफुल वेसल बन सके। लेकिन जो इविल आई हमारे सामने है वो अभी न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, जिसकी वजह से उन पर बहुत ही बड़ा संकट आने से बच गए, लेकिन अभी भी ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इन्हें रोक पाओगे। तो ग्रैंडमा जीजी को बोलती है वो हमेशा ही किसी न किसी के साथ ही रहेगा, और जब तक वो अपने काम को पूरा ना कर ले वो इस शहर को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी पावर और बैरियर इस शहर के अंदर ही काम करती है। और वैसे भी तारों का बैरियर ज़्यादा देर तक इविल आई को नहीं रोक पाएगा, इसलिए वो सभी को एक हॉट वाटर देती है, ताकि जब अगर इविल आई अनकंट्रोल हो जाए तो वो लोग इस पानी के जरिए इविल आई को शांत करके जीजी में कन्वर्ट कर दें। और वो जीजी को ठंडे पानी से दूर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि एक बूंद ठंडे पानी से भी वो दोबारा से इविल आई में कन्वर्ट हो सकता है। जिसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं, और हमें पता चलता है कि कापा पास के ही एक डेयरी फार्म में रह रहा होता है, ताकि उसे आसानी से मिल्क मिल सके। इसमें उसकी मदद ग्रैंडमा ने की होती है। तब यहाँ पर ओकारून कापा से उसका यूएफओ के बारे में पूछने लगता है, तो यहाँ पर कापा अपना असली नाम पैनी विनी बताता है। तभी वहाँ पर उसका यूएफओ आता है, और पैनी को ले जाकर थोड़ी दूर उस फार्म में ले जाकर छोड़ देता है। तब सुबह ग्रैंडमा और सभी लोग जीजी के फैमिली से मिलने के लिए जा रहे होते, क्योंकि ग्रैंडमा ने उन सबको इसी शहर में शिफ्ट करवा दिया था। तब यहाँ पर मोमो और ओकारून के हाथ एक दूसरे से टच होते हैं, जिसकी वजह से ओकारून शर्माने लगता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। और मोमो उसे इस बात का फिक्र नहीं करने के लिए बोलती है, और उसे अपना हाथ दोबारा से नीचे करने के लिए बोलती है। और मोमो दोबारा से धीरे धीरे ओकारून के हाथ को टच करने लगता है, जिसकी वजह से ओकारून शर्माने लगता है और बोलने लगता है
कि ये कौन सा गेम है, क्योंकि उसे इस गेम का रूल भी नहीं पता। तो मोमो बोलती है कि उसे भी नहीं पता। तब उनके इस प्यार भरे मोमेंट को जीजी खराब कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। और ये सब भी ग्रैंडमा देख रही होती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बोलती है। जिसके बाद जीजी अपने पेरेंट्स से मिलता है और रोने लगता है। और टीवी में हमें उस वोल्केनो के फटने का भी न्यूज़ दिखाया जाता है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि कीटो फैमिली के मेंबर्स को मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उनके हेड को नहीं गिरफ्तार किया जाता क्योंकि वो कहीं पर भाग गई होती है, जिसे अभी भी ढूंढा जा रहा था। और यहाँ पुलिस वाले कीटो फैमिली के हेड को ढूंढ रहे थे, जो जंगल में भाग गई होती है, और बोल रही थी कि मैंने उसे बड़ा करने में कितने साल लगा दिए, लेकिन मोमो ने उसे पल भर में ही मार दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि कीटो फैमिली के हेड असल में एक एलियन होती है, जो अब मोमो से बदला लेने चाहती थी, और वो उससे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अब हमें ओकारुन और मोमो को दिखाया जाता है, जो स्कूल जाते टाइम दोबारा से मिल जाते हैं, जहाँ पर ओकारुन मोमो से जीजी के बारे में पूछ रहा होता है। तो मोमो बोलती है कि जीजी अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक्सोर्सिज्म अभी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो अभी भी अच्छे तरीके से इविल आई के कंट्रोल से नहीं छूट पाया है। और बोलती है कि वो एक्सोर्सिज्म जिससे इविल आई को शांत किया जा सकता था, वो एक हायासी परफॉर्मेंस की तरह है, जो केवल फेस्टिवल्स में ही होती है, जिससे इविल आई को एंटरटेन करके उसे शांत किया जाता है। लेकिन अभी उसे परफॉर्म करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो कारण बोलता है कि इसका मतलब अगर इविल आई उस बैरी से दोबारा से छूट गया तो उन्हें दोबारा से उससे लड़ना होगा। तो मोमो हाँ बोलती है और बोलती है कि उसे उससे कुछ पूछना है, लेकिन तभी वहाँ पर मोमो की सहेलियाँ आ जाती है और उनके इस बात को यहीं पर खत्म कर देती है। और वो लोग ये भी बताते हैं उस वोल्केनो के सामने एक यूएफओ को भी देखा गया है। जिसके बाद वो लोग स्कूल चले जाते हैं। इधर हमें आयरा को दिखाया जाता है, जो अपने क्लास में एंटर नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि पिछली बार उसने बोला था कि उन सभी को मोमो के खिलाफ उसी ने भड़काया था। लेकिन तभी वहाँ पर मोमो आती है और आयरा को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो आयरा मोमो को बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे क्लास के सामने मेरे साथ ऐसा करने की, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने की वजह से मेरी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है। लेकिन वो ओकारुन से शांति से बात करती है और बोलती है कि तुम अलग हो, तुम जब चाहो तब मेरे से बात कर सकते हो। लेकिन वो दोबारा से मोमो से गुस्से में बात करने लगती है और बोलती है कि तो बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही थी। अब मोमो उन दोनों को बोलती है कि आज रात को वो उनके घर में ही रहे, क्योंकि मांजीरो और उनके ग्रैंडमा जीजी पर नजर रख रहे हैं, लेकिन वो हमेशा ही ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ही बारी बारी से जीजी पर नजर रखना होगा ताकि उन्हें भी रेस्ट मिल सके। तब मोमो आयरा से पूछती है कि आज उसके दोस्तों के साथ उसका कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन आयरा ये सुनकर वहाँ से उदास होकर चली जाती है। मोमो उसे समझाती है कि अगर उसके उनके साथ रहने की वजह से उसके दोस्तों के बीच दरार आ रही है तो उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तब आयरा बोलती है कि ऐसा नहीं है। इधर हमें जीजी को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर से तारों का बैरियर काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी को जीजी के ऊपर से हटा देता है, जिसकी वजह से जीजी आजाद हो जाता है। वहाँ पर जीजी, आयरा और ओकारुन भी आ जाते हैं, जहाँ पर तारो अपनी बॉडी को अपनी सिर की तरफ बुला रहा होता है। तब जीजी आयरा को देखकर उसकी सभी बातों को मानने लगता है और यहाँ ग्रैंडमा सभी को गर्म पानी से भरे थर्मस को दे देता है और वो सभी को खाना खाने के लिए बोलती है। तब सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब ग्रैंडमा ओकारुन को सॉस को पास करने के लिए बोलती है। तो ओकारुन जैसे उस सॉस को ग्रैंडमा की तरफ ले जा रहा था, तब उसका एक बूंद नीचे गिर जाता है, लेकिन लकीली वो जीजी के ऊपर नहीं गिरता है। तब ग्रैंडमा दूसरे सॉस को भी उसी की तरफ पास करने के लिए बोलता है और जैसे ही ओकारुन उस सॉस को ले जा रहा होता है, उसका एक बूंद जीजी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से जीजी दोबारा से इविल आई में कन्वर्ट हो जाता है और उस टेबल को वहीं पर तोड़ देता है। और इविल आई में कन्वर्ट होने की वजह से जीजी के घर के अंदर एक ब्लास्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो इविल आई उस घर में तोड़-फोड़ मचा रहा था, लेकिन सही वक्त पर मोमो इविल आई पर गर्म पानी फेंकने में कामयाब हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोबारा से जीजी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसके अटैक की वजह से इस घर में काफी चीजें टूट गई थी और टर्बो गैनी और नायरा इस सब करने के लिए जीजी को डांट रहे होते हैं। तब ओकारुन से उस पर अटैक करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन ओकारुन इसके लिए मना कर देता है। तो मोमो बोलती है कि ग्रैंडमा हमें कुछ करना होगा, क्योंकि हम हर वक्त जीजी को लेकर इतना केयरफुल नहीं रह सकते हैं। तो ग्रैंडमा बोलती है कि तूने सही कहा, ऐसे तो हमारा घर भी नहीं बचेगा। लेकिन तभी वहाँ पर अजीब से दिखने वाले लोग आ जाते हैं, जो अजीब से पोज भी मार रहे थे, लेकिन ग्रैंडमा उन्हें भगा देती है, जिसकी वजह से वो लोग भी भाग जाते हैं। तब मोमो बोलती है कि आखिरकार ये हायाशी गाने वाले कब आएंगे, क्योंकि हमें एक फॉर्मेशन बनानी होगी, क्योंकि आयरा तो अपने जगह पर बैठ भी नहीं रही है, जिसकी वजह से आयरा और मोमो के बीच दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन
तभी वहाँ पर वो अजीब से दिखने वाले लोग आ जाते हैं जो असल में हायाशी के ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, जो अपने कार्ड देते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि हायाशी ग्रुप के लोग ऐसे दिखते हैं। तब हायाशी के मेंबर्स अपनी चीजों को सेट करने लगते हैं, जो देखकर मोमो खुश होने लगती है और बोलने लगती है कि इसमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। क्या ये लोग आत्माओं को पोजेस कर सकते हैं? तो ग्रैंडमा बोलती है कि नहीं, ये लोग आत्माओं को पोजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और वैसे भी अगर ये लोग आत्माओं को सेंस ही नहीं कर पाएंगे तो इनके कामों में बाधा भी नहीं बनेगा और कोई इविल स्पिरिट इन्हें तंग भी नहीं कर पाएगा। तब हायाशी ग्रुप के लोग अपनी चीजों को चेक कर रहे होते हैं और इधर ग्रैंडमा भी अपने एक्सोर्सिज्म को तैयार कर रही होती है। तब हायाशी ग्रुप के लोग बिल्डअप करने लगते हैं, जिसे देखकर मोमो और कारुन एक्साइटेड हो जाते हैं और उनके लिए चीयर करने लगते हैं। तब हायाशी ग्रुप के लोग अपने परफॉर्मेंस को स्टार्ट कर देते हैं, जो देखकर वे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, जो सुनकर वहाँ के अगल बगल के जितने भी आत्माएं थे वो लोग भी उस गाने को सुनने के लिए आ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इस एक्सोर्सिज्म की वजह से जीजी को उस इविल आई का पास्ट दोबारा से दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से वो इस एक्सोर्सिज्म को बंद करने के लिए बोलने लगता है। लेकिन तभी ग्रैंडमा मोमो को अपने साइकिक पावर से जीजी को पकड़ने के लिए बोलती है और मोमो भी ऐसा ही करती है और जीजी को पकड़ लेती है। और जैसे ही मोमो इविल आई को पकड़ती है वैसे ही इविल आई का पावर उस मोमो के स्पिरिचुअल पावर के साथ लिंक हो जाती है, जिसकी वजह से मोमो को उस इविल आई का पास्ट दिखाई देने लगता है, जहाँ वो देखती है जीजी रो रो कर बोल रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि ये तो किसी के साथ खेलना चाहता था, क्योंकि ये बचपन से ही कैद रहा है और इसका बस एक ही सपना रहा है कि ये किसी के साथ खेलना चाहता था, लेकिन अब जब वो आजाद है तो वो दोबारा से कैद होने वाला है। लेकिन तुम लोग ऐसे मत करो और इस एक्सोर्सिज्म को मत करो। भी ग्रैंडमा उस एक्सोर्सिज्म को बंद करवा देती है और बोलती है कि अब यहाँ पर कोई भी एक्सोर्सिज्म नहीं होगा, क्योंकि मैं उस इविल आई को अपने फैमिली मेंबर्स में ज्वाइन करवाना चाहती हूँ। जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और मोमो बोलती है कि ग्रैंडमा क्या आप सच में ऐसा करना चाहती हो? तो ग्रैंडमा बोलती है कि तुमने जीजी की बात सुनी ना, वो ऐसा करना चाहता है, जो सुनकर मुझे भी अच्छा लगा है। तो नायरा बोलती है कि अब हमें सभी वक्त जीजी को देखने में लगाना होगा, लेकिन मैं सभी टाइम इसके पास नहीं रह सकती। तो कारुन बोलता है तो मैं सीखूंगा कि उस इविल आई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कि अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाऊंगा तो हमें इस चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जीजी इविल आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नायरा बोलती है कि आखिरकार तुम ऐसा करोगे ही क्यों? वैसे भी ऐसा करने पर तुम्हारी नींद भी नहीं पूरी होगी और तुम्हारी जान को खतरा भी हो जाएगा। तो कारुन बोलता है कि जीजी मेरा दोस्त है, इसलिए मैं ऐसा जरूर करूंगा। तो ये सुनकर मोमो भी एक्साइटेड हो जाती है और वो भी मदद करने के लिए आगे आ जाती है और यही सुनकर नायरा भी आगे आ जाती है। लेकिन इसी वक्त मोमो और नायरा के बीच दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तब जीजी और कारुन को हक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अभी वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जीजी इविल आई में कन्वर्ट हो जाता है और कारुन को एक पंच मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग दोबारा से इविल आई पर कंट्रोल पा लेते हैं। तब हायाशी ग्रुप के लोग भी अपने सामान को समेटकर वहां से चले जाते हैं। तब ग्रैंडमा देखती है उनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से वो कार्डबोर्ड लाकर उस घर को ढक देती है। अब यहाँ ग्रैंडमा जी को सीधा बैठने के लिए बोलती है और बोलती है वो ऐसा महसूस करे कि उसके हेड और फिंगर टिप्स से लेजर बाहर आ रहे हो, क्योंकि इस तरह वो अपने पावर को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि मोमो ने अपने पावर को इसी तरह से कंट्रोल करना सीखा था। तब जीजी को याद आता है कि बचपन में मोमो उस तरह का अजीब पोज इसलिए बनाते थे और अब वो साइकिक पावर को कंट्रोल भी कर सकती है। तो मोमो बोलती है कि इस स्टेप की वजह से तुम अपने स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर सकते हो और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा है, तुम अकेले ही अगर अपने स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर पाओगे तो तुम अकेले ही उस इविल आई को भी रोक पाओगे। इसके बाद वो लोग सो जाते हैं, जहाँ पर जीजी को बाथरूम लगा होता है, जिसकी वजह से वो बाथरूम जाने लगता है। लेकिन अरुण भी उसके पीछे जाने लगता है ताकि वो इविल आई में कन्वर्ट ना हो पाए और उसे याद दिला सके उसे गर्म पानी से अपने हाथ धोने हैं। तब ये सुनकर वहाँ पर मोमो भी उठ जाती है, लेकिन जी और ओकारुन बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, जो सुनकर मोमो दोबारा से सो जाती है। तब ओकारुन और जीजी दोबारा से वापस जाने लगते हैं, लेकिन ओकारुन देखता है कि एक जगह पर कार्डबोर्ड अलग हो चुके हैं, जो देखकर वो उन्हें ठीक करने लगता है। जो देखकर जीजी उससे माफी मांगने लगता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है। लेकिन ओकारुन बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की मदद ही कर रहे हैं। तो बोलता है कि जब मैं टर्बो ग्रेनी में कन्वर्ट हो जाता था, मैंने भी यहाँ पर ग्रैंडमा और मोमो को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी मदद की और मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने खाने रहने और सभी चीजें का खर्चा उन्हें दूंगा, लेकिन ग्रैंडमा ने वो पैसे लेने से मना ही कर दिया और बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे पैसे देने ही हैं वो एक काम करे और
वो अगर किसी भी इंसान को ऐसा देखे जिसे तुम्हारी ज़रूरत हो तो वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। अब ये सुनकर जीजी बोलने लगता है कि आंटी सच में बहुत ही ज़्यादा औसम है। तब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नायरा सबसे पहले उठी होती है क्योंकि वो टेंशन फ्री होकर सोई होती है। जिसके बाद वो तैयार होकर खाने के टेबल पास खाने के लिए जाती है जहाँ वो देखती है कि मोमो, ओकारुन और जीजी तीनों ही नींद में होते हैं। तब आयरा ओकारुन को खाना देने लगती है, जो दिक्कत मोमो भी आयरा से खाना मांगने लगती है, लेकिन आयरा उससे मना कर देती है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद वो तीनों स्कूल चले जाते हैं जहाँ पर रास्ते में मोमो और नायरा एक दूसरे की बुराइयां कर रहे होते हैं। जिसके बाद स्कूल में मोमो अपने दोस्तों को बोल रही होती है कि उसे अपने घर को रिबिल्ड करने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए वो एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही है। मोको बोलती है कि उसकी क्लासमेट रीना एक पार्ट टाइम जॉब के लिए एक इंसान को ढूंढ रही है। तो मोमो उस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम ये काम कर पाओगी क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी ही अपने मास्टर पर अटैक कर देती हो और उससे लड़ने लगती हो। तो मोमो बोलती है कि वो तो इसलिए था क्योंकि मैं उस टाइम छोटी थी, लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो सुनकर मिको और मोको को एक आइडिया आता है और वो ओकारुन के पास चले जाते हैं और ओकारुन से बोलते हैं कि मोमो एक पार्ट टाइम जॉब करने लगी है, इसलिए अब उसे उनके साथ डेट पर जाना होगा। लेकिन ओकारुन नहीं जाना चाहता था, लेकिन मिको और मुको उसे जबरदस्ती अपने साथ डेट पर ले जाने लगते हैं। तब वो लोग बोलते हैं कि ये एक डेट नहीं है बल्कि वो साथ में वो लोग चाय पीने जा रहे हैं। तो ओकारुन बोलता है कि अगर वो लोग साथ में चाय पीने जा रहे हैं इसका मतलब तो यही है कि ये एक डेट है। तो वो लोग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, अगर ओकारुन और मोमो चाय पीने जाएंगे तो वो एक डेट ही होगा क्या। तो ओकारुन बोलता है कि नहीं वो डेट नहीं होगा। तो वो बोलती है तो इस चीज में हमारी बातें अलग क्या है, हम भी तो चाय पीने ही जा रहे हैं। इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर मोमो पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और वो ओकारुन को देखकर शर्माने लगती है, जिस वजह से ओकारुन वहाँ से भागने के ट्राई करता है, लेकिन मिको और मोको उसे दोबारा से पकड़ लेते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट में उनके आने की वजह से मोमो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है और उनके दोस्त उससे और भी ज्यादा प्यार से बात करने के लिए बोल रहे होते हैं। तो मोमो ओकारुन से प्यार से बात करती है जिसकी वजह से ओकारुन भी शर्माने लगता है। वो लोग ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं और रेस्टोरेंट के रूल के मुताबिक मोमो को बहुत प्यार से चाय बनानी पड़ रही होती है। इस वजह से मोमो की हालत खराब हो चुकी थी और लास्ट में वो सभी लोग एक साथ मिलकर दिल वाले पोज बनाकर फोटो खिंचवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से मोमो और ओकारुन की हालत खराब हो जाती है। अब वो लोग रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर मोमो अपनी सहेलियों को डांट रही होती है। तो उसकी सहेलियाँ वहाँ से जाने लगते हैं और ओकारुन को भी ले जाने लगते हैं, लेकिन ओकारुन बोलता है कि अभी उसे यहीं रुकना है। तो उसकी सहेलियाँ ओकारुन को छोड़कर चले जाते हैं। तो ओकारुन इन सब चीजों के लिए मोमो से माफी मांग रहा होता है। तो मोमो बोलती है कि अगर तुम सॉरी ही बोलना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो ओकारुन पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होगा। तो मोमो बोलती है कि 10 बजे। तो ओकारुन बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा क्योंकि मैं किसी लड़की को रात में अकेले नहीं जाने दे सकता हूँ। मोमो बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ, जिस वजह से ओकारुन वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से मोमो को बुरा लग रहा होता है और वो दोबारा से अपने रेस्टोरेंट में आ जाती है और दोबारा से काम करने लगती है, जिसकी वजह से उसे जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो शिफ्ट एंड होने का इंतजार कर रही होती है। और शिफ्ट एंड होने के बाद वो बाहर आ जाती है और ओकारुन को ढूंढने लगती है, लेकिन ओकारुन कहीं नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मोमो खुद चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर भागते हुए ओकारुन आ जाता है। तो मोमो बोलती है कि मुझे तो लगा था तुम चले गए हो। तो ओकारुन बोलता है कि मैं कभी भी किसी लड़की को अकेले नहीं जाने दे सकता हूँ। और वो मोमो का हाथ पकड़ने ही वाला था, लेकिन शर्म से वो अपने हाथ हटा लेता है, लेकिन मोमो खुद उसका हाथ पकड़ लेती है। इस वजह से ओकारुन हैरान हो जाता है और इधर जीजी अपने बॉडी को स्टेबलाइज करना सीख जाता है, जिसकी वजह से मांजिरो उसके बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा था। और रैनमे बोलती है कि अब वो जीजी के पावर को देखना चाहता है, जिसके लिए वो मांजिरो को गर्म पानी तैयार रखने के लिए बोलता है और खुद जीजी पर सॉस फेंकने लगता है, जिसकी वजह से वो बोलती है कि अगर तुम अपने पावर को कंट्रोल कर पाते हो तो ठीक है। जिसके बाद वो जीजी के ऊपर सॉस गिरा देता है, लेकिन जीजी इविल आई में कन्वर्ट होने लगता है, लेकिन वो अपने पावर को कंट्रोल कर लेता है। तो ग्रैंडमा उसका तारीफ करने लगती है, लेकिन फिर भी वो उसे सावधान रहने के लिए बोल रही होती है कि अगर सॉस से कुछ ज्यादा ठंडा रहा तो तुम अचानक से इविल आई में कन्वर्ट हो जाओगे। अब वहाँ पर मोमो और ओकारुन भी आ जाते हैं, जिसके वजह से जीजी और आकिरा उससे मिलने के लिए आने लगते हैं, लेकिन गलती से वो आपस में ही टकरा जाते हैं, जिस वजह से आकिरा की कोल्ड ड्रिंक जीजी पर गिर जाता है और वो अचानक से इविल आई में कन्वर्ट हो जाता है। अब सभी लोग जीजी के ऊपर गर्म पानी फेंकने का ट्राई करने लगते हैं, लेकिन इविल आई ने अपने आसपास एक बैरियर बना दिया होता है, जिसके अंदर वो मोमो को भी कैद कर लेता है और मोमो के हाथ बाहर ही होते हैं। ग्रैंडमा तालिस्मान की मदद से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उस बैरियर को कुछ नहीं होता है और ओकारुन भी उस बैरियर को नहीं तोड़ पा रहा होता है, जिस वजह से इविल आई मोमो पर अटैक कर देता है, लेकिन मोमो अपनी साइकिल पावर से इविल आई को पीछे धकेल देता है। अब इविल आई अपने बैरियर को छोटा करने लगता है और
मोमो का गला पकड़ लेता है, लेकिन मोमो अपने मुंह में रखे हुए गर्म पानी को इविल आई के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से इविल आई दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। और जीजी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने मोमो के साथ ऐसा किया। तब वहाँ पर ओकारुन आता है और जीजी को पीछे धकेलकर मोमो का हालचाल पूछने लगता है। तब ग्रैंडमा के तालिस्मान यूज करने की वजह से उसकी भी हालत खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी कोई भी जीजी पर ब्लेम नहीं करता है। अब थोड़ी देर बाद अकीरा मोमो से उस कोल्ड ड्रिंक को जीजी के ऊपर गिराने की वजह से मोमो से माफी मांग रही होती है, पर मोमो उसे फिक्र ना करने के लिए बोलने लगती है। और इधर जीजी और ओकारुन भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ओकारुन को लग रहा होता है कि वो अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए उसे ताकतवर बनना होगा, जिसकी वजह से वो एलियन पैनी से मिलने के लिए चले जाता है, जो एक डेयरी फार्म में काम कर रहा होता है, जो बोलने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ओकारुन बोलने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना चेला बना ले और मुझे बताएं कि पंच कैसे मारना है। तो पैनी उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि बैलेंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर तुम फ्री हो तो इन सामानों को रखवाने में मेरी मदद करो। तब ओकारुन काम करते करते थक जाता है और उसे यकीन होता है कि पैनी उसे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन पैनी इसके लिए मना कर देता है, जिसकी वजह से ओकारुन घर आ जाता है और ग्रैंडमा नोटिस करती है कि ओकारुन और जीजी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। तब मांजीरो ग्रैंडमा से मिलने के लिए आ जाता है। ये इसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इस बार हम मोमो की वजह से बच गए, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए हमें दोबारा से हायासे परफॉर्म करने वाले को बुलाना होगा और हायासे परफॉर्म करना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं ऐसा खुद करूंगा। तो ग्रैंडमा बोलती है कि तुम समझ नहीं हो रहे हो, कभी कभी बच्चों की बोझ को बड़ों को उठाना ही पड़ता है। मांजीरो बोलता है कि ये ठीक है, लेकिन बड़ों का ये भी जिम्मेदारी होता है कि वो बच्चों को कभी कभी रियलिटी का सामना करवाए। ये भी जीजी बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन वो इविल आई को कंट्रोल करना नामुमकिन है। तब यहाँ पर ओकारुन पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहाँ पर टर्बो ग्रैनी आ जाती है और पूछने लगती है कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। तो ओकारुन बोलता है कि मैं पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि मैं ताकतवर हो सकूं। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि ये ठीक है, लेकिन क्या तुम ताकतवर होकर किसी को मारना चाहते हो। तो ओकारुन बोलता है कि मैं खुद से नाराज हूँ, मैं बस इविल आई को हराना चाहता हूँ। तो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि तुम पंच मारना सीखना चाहता हो या ताकतवर होना। तो अरुण बोलता है कि मैं पंच मार के ताकतवर होना चाहता हूँ। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि तुम गलत समझ रहे हो, अगर तुम ताकतवर हो भी जाओगे तभी तुम इविल आई का सामना नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी पावर और टेक्निक बहुत ही ज्यादा है और उसकी स्पीड भी काफी कमाल की है, इसीलिए तो वो मेरी एबिलिटी का भी सामना कर रहा है। और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पास अभी किसकी पावर है। और पूछने लगती है कि जल्दी बताओ, तुम ताकतवर होना चाहते हो या पंच मारना सीखना चाहते हो। ओकारुन बोलता है कि मैं ताकतवर होना चाहता हूँ। तो टर्बो ग्रैनी उसे बोलती है कि ठीक है, तुम मेरे पीछे आओ, क्योंकि तुम मेरी पावर यूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसलिए मैं तुम्हें ताकतवर होने में मदद करूंगी, इसलिए मुझे फॉलो करो। और वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अकीरा भी उनका पीछे करते हुए आ जाती है, क्योंकि वो ओकारुन को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। टर्बो ग्रैनी अकीरा को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, तो अकीरा हिल्की की पावर यूज कर टर्बो ग्रैनी को मारने लगती है, जिसकी वजह से वो सब इकट्ठे स्कूल के अंदर चले जाते हैं। अभी भी अकीरा और टर्बो ग्रैनी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तब टर्बो ग्रैनी उन्हें म्यूजिक रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों ही डरने लगते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोगों की पिक्चर्स होती है। तब टर्बो ग्रैनी जैसे ही पियानो बजाती है तो अकीरा डर के वजह से ओकारुन को एक पंच मारती है और बाद में ओकारुन से माफी मांगने लगती है। तब टर्बो ग्रैनी उस पियानो के की को प्रेस करने लगती है और ओकारुन को उस की के साथ सिंग करके जंप करने के लिए बोलने लगती है और बोलती है कि ये तुम्हारी कॉम्बैट रिदम है, जो कि काफी ज्यादा स्लो है। जिसके बाद वो इविल आई की कॉम्बैट रिदम को बजाने लगती है कि ओकारुन से काफी ज्यादा होता है। तो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे जंप को इविल आई से कंपेयर करूं तो जब तक तुम एक जंप करते हो तब तक इविल आई 4 फुल फॉर्म यूज कर चुका होता है। ओकारुन बोलता है कि क्या इसका मतलब वो आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। तो टर्बो ग्रैनी गुस्से में बोलती है कि बकवास बंद करो, मैं उससे काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। लड़ाई में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि तुम कितनी बार अपने एक्शन को स्विच कर सकते हो। इस सिल्की अपने पेट में 4 बार अपने एक्शंस को स्विच कर सकती है और इविल आई भी ऐसा ही है, लेकिन जब वो कर्स हाउस अटैक को ऐड करता है तो वो एक बीट में 10 बार अटैक कर सकता है, पर तुम बस 2 बार स्विच कर सकते हो। तब वहाँ का पियानो अपने आप बजने लगता है, क्योंकि वहाँ पर एक और भूत आ गया होता है जो उनके बेकार के ट्यून की वजह से परेशान हो गया था। अब वहाँ पर सभी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं और वहाँ पर काफी सारे भूत आ जाते हैं जो उनके धुन की वजह से परेशान हो गए थे। वो आत्माएं इन सब से पूछने लगते हैं कि वो बेसुरा आवाज कौन निकाल रहा था, लेकिन ओकारुन और नायरा इस सब के लिए मना करने लगते, लेकिन बीच में टर्बो ग्रैनी टपक जाती है और बोलने लगती है कि वो बेसुरा आवाज ये दोनों ही निकाल रहे थे। इस वजह से उन आत्माओं को गुस्सा आ जाता है और वो इन सब पर अटैक कर देता है, लेकिन ये सब अपने अपने पावर को यूज करते हैं और ट्रांसफॉर्म होकर उन अटैक से बच जाते हैं। वो आत्माएं अपने म्यूजिक के पावर को यूज कर इन पर अटैक करते हैं और जैसे ओकारुन उन म्यूजिक के नोट्स को छूता है तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और ओकारुन
जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से टर्बो ग्रैनी उसे डांटने लगती है और बोलने लगती है कि तुम्हें इन सबको डॉज करना चाहिए क्योंकि ये सब एक बॉम्ब है और उन रेस सैमुअल को बिल्कुल मत छूना क्योंकि उससे तुम मर भी सकते हो। अब वो आत्माएं अपनी पावर की मदद से उस जगह को ही चेंज कर देते हैं और अपने म्यूजिक की मदद से उन दोनों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ओकारुन और नायरा अपनी पावर की मदद से उन सभी अटैक को डॉज करने लगते हैं। लेकिन ओकारुन दोबारा से एक नोट्स को टच कर लेता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से जख्मी होकर दूर जाकर गिरता है। तब उन म्यूजिक का कंडक्टर म्यूजिक को तेज करने के लिए बोलने लगता है और उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन आयरा उन सभी अटैक को आसानी से डॉज कर रही होती है, जिसकी वजह से ओकारुन भी सोच रहा होता है कि आयरा तो काफी ताकतवर है, वो उन अटैक से आसानी से बच रही होती है। इस वजह से टर्बो ग्रैनी ओकारुन को डांटने लगती है और बोलने लगती है कि ये समय उसकी तारीफ करने का नहीं है बल्कि तुम्हें भी इन अटैक को डॉज करना होगा। अब नायरा अपने बालों की मदद से उन आत्माओं को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे नोट्स होने की वजह से वो उन आत्माओं को नहीं छू पा रही होती है और एस सैमुअल ओकारुन को टच कर जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। वो आत्माएं बहुत सारे नोट्स से ओकारुन पर अटैक कर देते हैं और आयरा पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन आयरा किसी तरह वो नोट से बच रही होती है। इस वजह से ओकारुन दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और बोलने लगता है कि आयरा तो सच में कमाल है, लेकिन मैं तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। मैंने सोचा था कि मैं ताकतवर अपोनेंट से लड़ाई किया हूँ, जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हुआ हूँ। इस वजह से टर्बो ग्रैनी दोबारा से ओकारुन को डांटने लगती है और बोलने लगती है कि ये समय रोने का नहीं है, तुम्हें इन रिदम को समझना होगा क्योंकि ये इसी तरह काम करती है और आयरा भी इन नोट्स को ज्यादा देर तक डॉज नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तुम्हें इनके परफॉर्मेंस को नहीं देखना है बल्कि तुम्हें एक म्यूजिक को सोचना है और उसके रिदम के अनुसार अपने बॉडी को मूव करना है। ओकारुन बोलता है कि तुम्हें ये बोलने में आसान लगता है, लेकिन मैंने अभी तक कोई भी म्यूजिक नहीं सुनी है। लेकिन तभी वो बोलता है कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही हायासी परफॉर्मेंस वाली म्यूजिक सुनी थी, जिसकी वजह से मेरे बॉडी में रिदम दौड़ चुके थे। इधर आयरा उन नोट से बचते हुए एक गड्ढे में फंस जाती है, जिसकी वजह से वो म्यूजिशियन उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी ओकारुन हायासी के म्यूजिक को याद करके रिदम में आ जाता है और आयरा को बचा लेता है। वो म्यूजिशियंस ओकारुन पर भी अटैक कर देते, लेकिन ओकारुन रिदम में आ गया था, जिसकी वजह से उसकी स्पीड भी तेज हो गई थी और वो उन सभी नोट से बचने लगता है। इस वजह से आयरा उन म्यूजिशियंस के कंडक्टर को मार देते हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्टर फोटो में कन्वर्ट हो जाता है और टक्कर के जाते ही वो सभी म्यूजिशियंस अपने रिदम को खो देते हैं और अलग अलग म्यूजिक बजाने लगते हैं। इस वजह से ओकारुन और आयरा को उन पर अटैक करने का मौका मिल जाता है, लेकिन तभी पियानिस्ट उन सबको फिर से रिदम में बजाने के लिए बोलने लगता है। इस वजह से वहाँ का सीन दोबारा से चेंज हो जाता है और वहाँ पर एक बड़ा बंदा आकर गाना गाने लगता है। वहाँ पर 3 और लोग आ जाते हैं, जिनसे काफी सारे बंदे निकलने लगते हैं और वो सब गाना गाते हुए ओकारुन और आयरा पर अटैक कर देते हैं। टर्बो ग्रैनी बोलने लगती है कि ये सभी इल्यूजन है, इस वजह से इन सबको छोड़कर उन चारों म्यूजिशियंस को मारो। आयरा बोलती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन वो म्यूजिशियंस कहाँ है? तब वो लोग उन म्यूजिशियंस के स्टेज को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो लोग चारों तरफ से घिर जाते हैं। इस वजह से आयरा ओकारुन के हाथ को पकड़ लेते हैं और अपने बालों की मदद से एक बड़े से जांट को पकड़कर उसके सिर के पास पहुंच जाती है। अब 2 जायंट्स उस जायंट्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं और वो जायंट्स दोबारा से उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन आयरा ओकारुन को लात मारकर दूर भेज देती है और खुद उन जायंट्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तब एक जायंट्स उस पर अटैक कर देता है, लेकिन आयरा का ट्रांसफॉर्मेशन टूटने लगता है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगती है और दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उन जायंट्स पर अटैक कर देती है। वो ओकारुन उन म्यूजिशियंस की तरफ बढ़ने लगता है और वो म्यूजिशियंस अपने नोट से ओकारुन पर अटैक करता है, लेकिन ओकारुन अपने रिदम की मदद से उन नोट से बचते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है और इधर आयरा भी जायंट्स के पावर को यूज करके उन्हें हरा रही होती है। एक जायंट्स को नीचे गिरा देती है और अपने बालों की मदद से घूमते हुए एक जायंट्स पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सभी जायंट्स नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो जायंट्स अभी भी गाना गाना बंद नहीं कर रहे होते और इधर ओकारुन उन सभी नोट से बचते हुए जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में कई सारे छोटे छोटे बंदे आने लगते हैं, लेकिन ओकारुन अपने रिदम की मदद से उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। तब टर्बो ग्रैनी बोलने लगती है हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा और उन 5 को हराना होगा, लेकिन ओकारुन बोलता है कि मैं 2 बारी फुल थ्रोटर्स का यूज कर सकता हूँ, तो मैं इन 5 को कैसे हराऊंगा? तो टर्बो ग्रैनी बोलती है तुम्हें पर पीक 5 चेसिस का यूज करना होगा। तब वहाँ के नोट्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ के नोट्स को देखकर ओकारुन को समझ में आ जाता है कि उसे एक बीट में 5 स्विचेस को कैसे यूज करना है और वो अपने रिदम को बढ़ाकर तेजी से उन म्यूजिशियंस की तरफ बढ़ता है और एक ही अटैक में उन 5 म्यूजिशियंस को हरा देता है। इस वजह से वो म्यूजिशियंस दोबारा में फोटो में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओकारुन और आयरा दोबारा से म्यूजिक रूम में आ जाते हैं। वो ओकारुन आयरा को थैंक्स बोलने लगता है क्योंकि उसी की वजह से वो आज ये सब कर पाया है, जिसकी वजह से आयरा उसका थैंक्स सुनकर फ्रीज हो जाती है। लेकिन टर्बो ग्रैनी तो अपने चौड़ में बोलती है कि ये सब तुम लोग मेरी वजह से कर पाए हो, इसलिए मेरा भी थैंक्स बोलना चाहिए, लेकिन आयरा उसका मजाक उड़ाने लगती है, जिस वजह से उन दोनों के बीच दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों
दोनों लड़ने लगते हैं। वो कारून टर्बो ग्रैनी का भी थैंक्स बोलने लगता है क्योंकि उसी की वजह से आज वो इन सब चीजों को समझ पाया। लेकिन टर्बो ग्रैनी बोलते है कि ज्यादा हवा में मत उड़ो क्योंकि तुम अभी सभी कुछ ऊपर से समझ पाओ और मेरी पावर तो इन सब से काफी ज्यादा है। अब आयरा टर्बो ग्रैनी से उन फोटो के आत्माओं के बारे में पूछने लगती है तो टर्बो ग्रैनी बताती है वो बस एक विचार है जो डर की वजह से अपना शेप बदल लिया था। बताती है कि अगर वो लोग 2 बजे आकर पियानो बजाएंगे तो वो आत्माएं दोबारा से वापस आ जाएंगे और उन्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो अगर उन आत्माओं से लड़ते हुए मर जाएगा तो वो लोग रियल लाइफ में भी मर जाएंगे। इस वजह से वो कारून और आयरा यहाँ दोबारा वापस आने के लिए मना करने लगते हैं। लेकिन तभी आयरा टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि तुम्हें इन भूतों के बारे में कैसे पता है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं हमेशा तुम लोगों को मारने के बारे में सोच रही होती हूँ, लेकिन तभी वो गलती से पियानो के पर पैर रख देती है जिसकी वजह से वो पियानो बज जाता है और वो भूत दोबारा से वापस आ जाते हैं। फिर हम मोमो के घर को देखते हैं जहाँ पर मांजिरो बोल रहा होता है कि हमें हायाशी बैंड्स वालों को दोबारा से बुलाना होगा क्योंकि इविल आई कुछ प्लान कर रहा है और हम उन्हें नहीं रोक सकते हैं क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो जरूर कोई ना कोई मारे जाएंगे। और मांजिरो जीजी से बोलता है कि तुम भी नहीं चाहते हो ना कि मास्टर या मोमो को कुछ हो जाए और अगर ऐसा ही चलता रहो तो तुम कभी भी अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिल पाओगे। इस वजह से हमें कल एग्जॉर्सिज्म को करना होगा और उसके लिए मैंने हायाशी बैंड्स वालों को पहले ही बुला लिया है। तभी बीच में मोमो आ जाती है और बोलने लगती है कि वो अपनी बकवास बंद करे और अपनी दादी से बोलता है कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे क्योंकि उन्होंने ही तो बोला था कि वो जीजी को अपना फैमिली मेंबर बनाएंगे। जीजी भी अपने पावर को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहा है और हमें उसकी कोशिश को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। वो कारून जीजी को बाहर बुलाने लगता है लेकिन मोमो को कुछ समझ नहीं आता और वो कारून आयरा को जीजी के ऊपर पानी फेंकने के लिए बोलने लगता है और बोलने लगता है कि कोई भी हमारी लड़ाई के बीच में नहीं आएगा कि अब मैं इविल आई को बहुत ही बुरी तरह से मारने वाला हूँ। लेकिन आयरा बोलती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये कोई गेम नहीं है। कारून बोलने लगता है कि जब इविल आई ने मोमो को नुकसान पहुंचाया था तब मुझे लगा था कि हम लोग इसे रोक सकते, लेकिन इविल आई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा चालाक भी है जिस वजह से हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते और तुम लोग तो इविल आई को अपनाने की कोशिश भी कर रहे हो जो कि बेवकूफों वाली बात है और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है जिस वजह से मैं अपने वीकनेस पर काम कर रहा था। इसीलिए वेट करो जीजी, तुम इविल आई को बचाना चाहते हो और ये मैं जरूर पूरा करूंगा। अब मांजिरो और कारून को रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन ग्रैंडमा उसे रोक देती है और कारून को बोलती है कि अब इविल आई तुम्हारे हवाले है और इधर आयरा भी जीजी के ऊपर ठंडा पानी फेंक देती है जिस वजह से जीजी इविल आई में कन्वर्ट हो जाता है और इविल आई और ओकारून एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी पावर कैंसिल हो जाती है। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब